Hello dear students, today we will discuss again poem Dust of Snow written by Robert Frost. Some students are doubtful about rhyming scheme, so we will discuss and now we will explain summary again, English to English translation. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. In this poem, the poet is upset and sitting under the hemlock tree, and suddenly, crow sitting on the tree shakes the trees, and the fine particles of the snow from trees falls on the poet. The soft and the cold touch of snow change the poet's mood, and poet feel very happy. He start feeling very good and refreshed. In this way, we can say that in this moment, he was very happy and safe, a rest of the poet being wasted and held in regret. In this poem, the black crow is commonly a symbol of death and fear, since the crow is not associated with the गुडनेस. यहाँ पे कोई को गुडनेस नहीं बताकर बल्कि नेगेटिविटी को बताया है. इट इज़ आयरनिक. यहाँ पे बहुत ही आयरनिक है कि कैसी दुख की बात है दैट दिस पोएम इन डूइंग ए गुड डीड्स बाय शेकिंग ऑफ द स्नो. यहाँ पे स्नो को क्या बताया, स्नो और क्रो इनको और हेमलक ट्री को एक पॉइजन की तरह बताया है, और जो स्नो है वो कूल देने वाली, ठंडक देने वाली, जिस वजह से पोइट का माइंड है वो कम्प्लीटली चेंज हो गया. अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोगों को डाउट है कि राइमिंग स्कीम होता क्या है. सबसे पहले व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ राइमिंग. तो उसके लिए डेफिनेशन है द ऑर्डर्ड पैटर्न्स ऑफ द राइम्स एट द एंड ऑफ द लाइन्स ऑफ ए पोएम और सॉन्ग या पोएम की वो लाइन. सबसे पहले हमें क्या देखने हैं, इनका एंड देखने हैं. जब आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तो बहुत सारे होते हैं, जैसे सोनेट्स होते हैं, बैलेड, लियरिक, राइमिंग स्कीम. तो जैसे सोनेट क्या होते हैं, अगर ये इसकी जगह 14 लाइन्स होती, एवरी सोनेट इज 14 लाइन्स, 14 लाइन का हर एक सोनेट 40 लाइन्स का होता है. तो हम लोग कितनी लाइन है, 4 एंड 4, तो हमारे 8 लाइन है, तो ये सोनेट नहीं है. तो हम लोग राइमिंग स्कीम काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसके लिए कि व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ पोएम डस्ट ऑफ स्नो, तो उसके लिए हमें क्लियर होना चाहिए कि राइमिंग स्कीम होती क्या है. अब देखिएगा, राइमिंग स्कीम जानने के लिए सबसे पहले जैसे हमने अपनी पोएम का लास्ट वाला वर्ड देखना है, लास्ट वर्ड पे फोकस करना है. तो यहाँ पे क्रो, क्रो जैसा दूसरा साउंड कहाँ है, क्रो, तो यहाँ पे ए, हर एवरी राइमिंग स्कीम है वो ए से स्टार्ट होता है. तो क्रो, तो दूसरा मी, क्रो और मी दोनों सेम है, नहीं है, दोनों डिफरेंट है. क्रो मी दोनों डिफरेंट है, तो ए और इधर बी आ जाएगा. अब देखो क्रो स्नो दोनों एक हो रहे, तो यहाँ पे ए आ जाएगा. अब मी ट्री, मी और ट्री की साउंड एक हो रही है, तो यहाँ पे हमने बी लिखा, तो यहाँ पे भी हम बी लिखेंगे. इज इट क्लियर. अब जैसे ही हम दूसरे स्टेंजा में जाते हैं तो ये अल्फ़ाबेट चेंज हो जाते हैं, ए बी सी डी तक आगे तक चले जाते हैं. तो देखो हार्ट, हार्ट मूड दोनों अलग है, तो इसको हमने सी दिया. हार्ट एंड मूड, हार्ट एंड मूड इज डिफरेंट, तो यहाँ पे डी हमें प्रोनाउंस करना पड़ेगा प्रॉपर. हार्ट मूड दोनों डिफरेंट है, तो हार्ट का सी, मूड का डी. अब हार्ट एंड पार्ट, तो इसका हम क्या देंगे, सी. और मूड के जैसा दूसरा क्या है, रूड, डी. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे तब हमारा राइमिंग स्कीम बनता है ए बी सी डी. क्लियर. अब अगर एग्जाम में पूछा जाए तो हम इसके पेयर वाइज ए बी सी डी ये राइमिंग स्कीम बना सकते हैं. इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पोएम एंड व्हाट इज द नेम ऑफ पोइट्स. तो ये भी हमें याद रखने हैं कि पोएम का और पोइट का नाम भी इसी तरह एग्जाम में आते हैं कि इस तरह से स्टेंजा दे देंगे, उसी में से हमें आंसर निकालने हैं. ओके फाइन, आई होप अब नो डाउट, नो क्वेरी. नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर अबाउट द पोएम.
first question is what is a dust of snow? Very important question. Dust of snow का मीनिंग क्या है? What does the poet say has changed his mood? और पोइट का मूड, स्नो जब उसके ऊपर गिरती है तो उसका मूड चेंज हो जाता है, तो कैसे हो जाता है? हाउ हैज द पोइट्स मूड चेंज? क्या 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 चीज होती है जिससे पोइट का मूड है वो चेंज हो जाता है? आंसर इज द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो। स्नो के फाइन पार्टिकल्स, अच्छे अच्छे उसके टुकड़े। द फॉलिंग ऑफ द स्नो ऑन द पोइट चेंज हिज मूड। जब पोइट के ऊपर वो स्नो गिरती है तो उसका मूड है वो चेंज हो जाता है। द सॉफ्ट एंड कोल्ड टच ऑफ स्नो चेंज द पोइट्स मूड फ्रॉम सैड टू हैप्पी। और जो पार्टिकल्स है, स्नो के पार्टिकल्स है, वो बहुत ही कोल्ड और सॉफ्ट होते हैं, जिस कारण पोइट का मूड है वो चेंज हो जाता है। नाउ ही फील्स रिवाइव्ड एंड ओब्लाइज्ड टू द ब्यूटी ऑफ नेचर। और जब उसका मूड चेंज हो जाता है तो वो ब्यूटी ऑफ नेचर, नेचर को बहुत ही ओब्लाइज करता है, उसका धन्यवाद करता है। क्वेश्चन नंबर 2 इज how does the frost present nature in this poem? The following question and the help of the think of an answer. So question number 1, what are the birds that are usually named in poems? Do you think a crow is often mentioned in poems? What image come to your mind when you think of a crow? तो यहाँ पे पोइट कहता है कि आप लोगों ने ज़्यादातर पोइम पढ़ी होती है, वो ज़्यादातर या तो बर्ड्स पे होती है या नेचर पे होती है ज़्यादातर पोइम्स। तो कहता है कि यहाँ पे आपके माइंड में क्या इमेज बनती है जब आप क्रो के बारे में सोचते हो? तो आंसर इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, वो बोलते हैं फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन वेरी डिफरेंट मैनर इन द पोएम। जनरली पोइट्स टेक्स द बर्ड्स एंड ट्रीज विच आर नोन फॉर देयर ब्यूटी एंड गुड क्वालिटी लाइक पीकॉक, पैरट, कुक, मैना एंड ट्रीज फुल ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड फ्रूट्स एट्सेट्रा। तो यहाँ पे पोइट है वो इन सभी ये जो बर्ड्स हैं इनके बारे में बताते हैं और फ्रूट्स एंड फ्लावर के बारे में बताते हैं। बट देयर फ्रॉस्ट हैज़ टेकन ए टोटली डिफरेंट लाइन, ही चूज क्रो ए बर्ड्स। यहाँ पे फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, उन्होंने एक डिफरेंट बर्ड को चूज किया है, वो है क्रो। विच इज़ ब्लैक इन कलर विद वेरी हार्श वॉइस। उसका कलर ब्लैक है और वॉइस भी बहुत ही हार्श है, कड़क है, मतलब सुनने में हमारे जो कानों को अच्छी नहीं लगती। एंड बिलीव टू बी द सिंबल ऑफ ए बैड ओमेन। ओमन मीन्स होता है कोई अशुभ साइन, जैसे बोलते हैं कि जो क्रो है वो एक बैड ओमेन है, बैड सिंबल देता है। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन व्हाट इज ए हेमलक ट्री? Why doesn't the poet write about more beautiful tree such as maple or an oak or a pine? यहाँ पे पोइट बताता है कि हेमलॉक ट्री को ही क्यों चुना गया जबकि दूसरे भी बहुत सारे ब्यूटीफुल ट्रीज थे, जैसे मैपल का है, ओक का है और पाइन ट्री। आंसर इज हेमलॉक ट्री इज ए पॉइजनस प्लांट विद वाइट फ्लावर्स। हेमलक ट्री है वो बहुत ही जहरीला पॉइजन वाला प्लांट है, उस पे वाइट फ्लावर्स रहते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट डिडंट चूज टू यूज एन ऑक, मैपल और पाइन ट्री। अब देखिए ऑक ट्री है वो बहुत ही टॉल ट्री होता है और उसकी उसकी जो वुड होती है वो बहुत ही स्ट्रोंग होती है। एंड मैपल है वो, उसके भी लीव्स है वो बहुत हार्श होते हैं, लाइक फाइव साइड से होते हैं, उसके जो लीव्स होते हैं त्रिकोण टाइप होते हैं। एंड पाइन ट्री है वो भी बहुत टॉल होता है एंड उसके जो लीव्स होते हैं वो भी थोड़े हार्श होते हैं। तो इनके बारे में क्यों नहीं बताया गया है? नो स्टेट ही चूज द हेमलॉक ट्री विच इज यूजुअली एसोसिएटेड विद पॉइजन एंड टॉक्सिसिटी। और ये बहुत ही पॉइजन वाला है होता है और जहरीला होता है हेमलॉक। एनीवेज द ब्यूटीफुल स्नो, एनीवे जो स्नो है वो बहुत ब्यूटीफुल थी। दैट एडोन्स द पॉइजन हेमलॉक ट्री ब्रांच इज शेकन ऑफ बाई ए स्कैरी क्रो। और क्रो है वो किसके ऊपर? हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा था जो एक पॉइजन ट्री है, और क्रो है वो भी नेगेटिविटी का प्रतीक है। इट मीन्स ही हैज़ लेफ्ट ऑल द ब्यूटीफुल कलर्स प्रेजेंट इन द वर्ल्ड एंड हैज़ चूजन ब्लैक एंड वाइट। तो यहाँ पे पोइट ने सभी और दूसरी ब्यूटीफुल कलर छोड़कर ब्लैक एंड वाइट को ही चुना है, क्योंकि ब्लैक क्या है? क्रो है, और जो हेमलॉक ट्री है उसकी फ्लावर्स कैसे है? वाइट। एक्चुअली द पोइट हैज़ डन सो द प्रेजेंट हिज मूड एंड फीलिंग्स। अब एक्चुअल में पोइट है उसका प्रेजेंट में मूड और फीलिंग्स है वो
गुड हो गया है, पहले से बेटर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट, जॉय और सोरो? क्या क्रो और हेमलॉक क्या प्रेजेंट करते हैं, जॉय या सोरो, खुशी या दुख? व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक ऑफ ए हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर? द डस्ट ऑफ स्नो में क्रो शेक्स ऑफ ए हेमलॉक ट्री किस चीज के ऊपर मतलब किस पर्पज को लेकर स्टैंड करते हैं? आंसर इज द क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट सोरो एंड डिप्रेशन। दोनों ही क्या बहुत सोरो और डिप्रेशन वाले प्रेजेंट करते हैं। फेल्ट बाय हिम इन दिस मैटरलिस्टिक वर्ल्ड, इन दिस वर्ल्ड। ऑन द अदर हैंड, दूसरी साइड से कहा जाए तो डस्ट ऑफ स्नो इज द सिंबल ऑफ नेचर, और स्नो को कहा जाए, यहाँ पे स्नो को प्रेजेंट किया जाए तो जॉय और एनर्जी का प्रतीक है। कि जब पोइट है वो उसके नीचे से जा रहा था तो उसका माइंड, जब उसके ऊपर स्नो के पार्टिकल्स गिरे तो वो सैड टू हैप्पी हो गया था, उसमें हैप्पी वाली फीलिंग आ गई थी। तो यहाँ पे स्नो है वो पॉजिटिव है। इट मीन्स पासिंग थ्रू द सैड एंड डिप्रेसिंग मोमेंट, द पोइट इज एंटरिंग इनटू द टाइम फुल ऑफ जॉय एंड ऑप्टिमिज्म। और यहाँ पे जब उसके ऊपर डस्ट के पार्टिकल्स गिरे तो वो फुल ऑफ एनर्जी भर गया और उसमें ऑप्टिमिज्म, आशावादी बन गया। एंड लास्ट क्वेश्चन, हैव देयर बीन टाइम्स व्हेन यू फेल्ट डिप्रेस्ड और होपलेस? हैव यू एक्सपेरिमेंट सिमिलर मूवमेंट एंड चेंज योर मूड दैट डे? डियर स्टूडेंट, दिस क्वेश्चन इज मीनिंगलेस, यू कैन राइट अप योरसेल्फ। आप अपने तरीके से इसको लिख सकते हैं। एंड राइट एंड लर्न क्वेश्चन आंसर। थैंक यू।